कहते हैं कि इंसान की सच्ची पहचान सिर्फ दो परिस्थितियों में उजागर होती है। या तो जब उसके पास सब कुछ हो, या जब उसके पास कुछ भी ना हो। लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ खोकर भी अपनी मानवता को बरकरार रखे, उसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। यह कहानी है प्रिया की। प्रिया, जो मुंबई की उन असंख्य झुग्गी बस्तियों में से एक में रहती थी, जहां आसमान तो दिखता था, लेकिन उम्मीद की किरणें मुश्किल से ही झांकती थीं। वह एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करती थी, जहां उसकी उंगलियां सुबह से शाम तक पुरानी किताबों को संवारती रहती। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। घर में उसकी मां थी, जो बीमारी की वजह से बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी। प्रिया की कमाई का हर एक रुपया, उसकी मेहनत का हर एक पल बस मां की दवाओं और 2 वक्त की रोटी में खर्च हो जाता था। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास एक अनमोल दिल था। एक ऐसा दिल जो दूसरों के दर्द को समझता था, क्योंकि उसने खुद दुख को बहुत करीब से महसूस किया था। इसी शहर के दूसरे कोने में बादलों को छूती शर्मा एंटरप्राइजेस की भव्य इमारत में बैठते थे राजेश शर्मा। एक ऐसा नाम जिसके एक इशारे पर बाजार थरथरा जाते थे। राजेश ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही सबक सीखा था, पैसा कमाना और उसे मजबूती से थामे रखना। उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी और आज वे एक अरबपति थे। लेकिन इस सफर में वे शायद भूल गए थे कि पैसे से ज्यादा कीमती भी कुछ होता है। वे लोगों पर नहीं, उनकी हैसियत पर विश्वास करते थे। उनका इकलौता बेटा था विक्रम। विक्रम, जो अपने पिता की दौलत की छाया में बड़ा हुआ था, लेकिन उसका दिल धन की चमक से अंधा नहीं हुआ था। विक्रम की जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच प्रिया थी। वह प्रिया से एक संगीत कार्यक्रम में मिला था, जहां प्रिया किताबें बेचने आई थी। विक्रम ने प्रिया को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। प्रिया उसे बस एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाला साधारण लड़का समझती थी। दोनों का प्यार सादगी और ईमानदारी की नींव पर टिका था। एक दिन विक्रम ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को प्रिया के बारे में बताने का फैसला किया। वह नहीं जानता था कि यह फैसला प्रिया की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती की शुरुआत बनने वाला था। राजेश शर्मा, जो मानते थे कि हर गरीब व्यक्ति की नजर सिर्फ उनकी संपत्ति पर होती है, अपने बेटे के मुंह से गरीब लड़की का नाम सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने फैसला किया कि वे इस धन की लालची लड़की को खुद सबक सिखाएंगे। उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जिससे वे अपने बेटे विक्रम को दिखा सकें कि यह लड़की उनके प्यार की नहीं, बल्कि उनके पैसे की हकदार है। अगले दिन राजेश शर्मा ने अपनी योजना को अंजाम दिया। अरबों की सल्तनत का मालिक, जिसने कभी अपने इतालवी जूतों पर धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं किया था, आज फटे पुराने गंदे कपड़ों में था। उसके चेहरे पर नकली मैल और बालों में सफेद पाउडर लगाकर उसे एक असहाय बूढ़े भिखारी का रूप दिया गया। उसकी आंखों में वह खालीपन था जो जिंदगी की हर आशा खो चुका हो। वह उस मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया, जहां से प्रिया रोज दोपहर को अपनी दुकान बंद करके घर लौटती थी। राजेश के सुरक्षा गार्ड सादे कपड़ों में दूर से उस पर नजर रखे हुए थे, ताकि अरबपति को कोई असली चोट न पहुंचे। दोपहर ढलते ढलते प्रिया दिन भर की थकान से चूर अपनी छोटी सी कमाई को साड़ी में बांधे मंदिर के पास से गुजरी। उसकी चाल में जल्दबाजी थी। उसे घर पहुंचकर मां को दवा देनी थी। आज कमाई भी कम हुई थी और उसके माथे पर चिंता की रेखाएं गहरी थीं। वह बस सीढ़ियों से उतरने ही वाली थी कि उसकी नजर उस कांपते हुए बूढ़े भिखारी पर पड़ी। राजेश ने अपनी कमजोर और दर्द भरी आवाज में, जिसे उसने जानबूझकर दबा रखा था, खांसते हुए कहा, बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान तेरी भलाई करेगा, बस पानी या एक रोटी का टुकड़ा। प्रिया एक पल को रुकी। उसकी आंखों ने उस बूढ़े आदमी के दर्द को तोला। फिर उसकी नजर अपनी साड़ी में बंधे उन चंद सिक्कों और नोटों पर गई। ये पैसे उसकी मां की एक दिन की दवा थे। एक पल के लिए उसका दिल धड़का। अगर वह यह पैसे दे देगी तो कल मां की दवा का क्या होगा? यह वही द्वंद्व था जो हर उस व्यक्ति के दिल में उठता है जिसके पास देने के लिए अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं होता। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी साड़ी की गांठ खोली, उसमें से आधे पैसे निकाले और पास की दुकान से एक पानी की बोतल और 2 रोटियां खरीदी। वह वापस उस भिखारी के पास आई और बहुत नरमी से बोली, बाबा, ये लीजिए, आप पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। उसने अपने हाथों से बोतल का ढक्कन खोला और पानी उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाया। राजेश शर्मा, जो इस दुनिया में सिर्फ लेन देन जानता था, अब अवाक रह गया। वह उम्मीद कर रहा था कि लड़की उसे डांट कर चली जाएगी या अनदेखा कर देगी। लेकिन प्रिया ने न सिर्फ उसे खाना दिया,
बल्कि उसके बैठने के तरीके को देखकर बोली, बाबा, आपको ठंड लग रही है। उसने अपने कंधे पर रखी अपनी पुरानी फटी हुई शॉल निकाली और उस भिखारी के कंधों पर डाल दी। मेरे पास बस यही है, आप यह रख लीजिए, शाम में ठंड बढ़ जाती है। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अपनी गरीबी की कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ देने का संतोष था। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस लड़की ने अपनी मां की दवा के पैसे और अपनी इकलौती शॉल एक अनजान भिखारी को दे दी। राजेश का दिमाग घूम गया। यह उसके बुने जाल में पहली ऐसी घटना थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन उसका चालाक दिमाग हार मानने को तैयार नहीं था। यह सिर्फ दिखावा है, उसने खुद से कहा। शायद यह सबकी मदद करती है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसका असली लोभ बाहर आए। यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, यह तो सिर्फ आरंभ था। अगली दोपहर प्रिया फिर उसी रास्ते से गुजरी। उसके चेहरे पर आज थकान ज्यादा थी। मां की तबीयत रात में और बिगड़ गई थी और डॉक्टर ने कुछ महंगी दवाएं लिखी थी। उसने अपनी सोने की छोटी सी बाली, जो उसकी मां ने उसे दी थी, बेचने का मन बना लिया था। उसका दिल भारी था, लेकिन कदम थके हुए। उसी मंदिर की सीढ़ी पर वह बूढ़ा भिखारी राजेश शर्मा बैठा था, बदन पर वही प्रिया की दी हुई शॉल लपेटे। प्रिया ने उसे देखा और एक पल को रुकी। आज उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने थैले से एक पुरानी किताब निकाली जो बिकने से रह गई थी। बाबा, उसने धीरे से कहा, आज पैसे नहीं हैं, पर यह भगवान की किताब रख लीजिए। राजेश ने कांपते हाथों से किताब ली। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी पहले से तय योजना के मुताबिक नजर सीढ़ियों के कोने में पड़ी एक चीज पर गई, एक काला चमड़े का बटुआ। अरे! राजेश ने आश्चर्य का नाटक किया। बेटी, वहां क्या पड़ा है? प्रिया की नजर उस बटुए पर गई। वह झिझकी, लेकिन फिर बटुआ उठा लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें फैल गईं। बटुए में 500 के नोटों की कई गड्डियां थीं। कम से कम 50,000 रुपए होंगे। साथ में कोई आईडी कार्ड नहीं था, बस पैसे थे। प्रिया का दिल जोर से धड़का। 50,000, ये रकम उसकी जिंदगी बदल सकती थी। मां का पूरा इलाज, घर का किराया, सब। एक पल के लिए उसके हाथ कांप गए। राजेश शर्मा की तेज आंखें एक बाज की तरह प्रिया के चेहरे के हर भाव को पढ़ रही थीं। यही है, उसने मन में सोचा, अब निकलेगा असली लोभ। कोई इतना पैसा नहीं ठुकरा सकता। बूढ़े भिखारी की आवाज में एक अजीब सी खुशी भरते हुए राजेश बोला, देखा बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। कल तूने मेरी मदद की, आज देख ऊपर वाले ने हमें कितना कुछ दे दिया। यह हमारी किस्मत है। तू इसमें से आधा रख ले। जा। नहीं बाबा, उसकी आवाज मजबूत थी, हालांकि थोड़ी कांप रही थी। यह हमारा नहीं है, यह किसी की मेहनत की कमाई है। जो इसे खोया होगा वह कितना परेशान होगा। यह भगवान का उपहार नहीं, यह हमारी नियत की परीक्षा है। राजेश स्तब्ध रह गया। पागल है क्या लड़की? वो चिढ़कर बोला। किसको वापस करेगी? कोई नाम पता नहीं है, रख ले। प्रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, मैं इसे मंदिर के पुजारी जी को दे दूंगी। वे ऐलान करवा देंगे, जिसका होगा वह आ जाएगा। अगर हम यह पैसा रख लेंगे तो हम में और एक चोर में क्या फर्क रह जाएगा? मैं अपनी मां का इलाज गलत कमाई से नहीं करवा सकती। वह मुड़ी और सीधे मंदिर के ऑफिस की ओर चल पड़ी। राजेश शर्मा, जो भिखारी के वेश में था, उसे जाते हुए देखता रहा। उसके सीने में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। यह घबराहट नहीं थी, यह सदमा था। पहली बार उसकी दौलत, उसकी चाल ऐसी लड़की के सामने हार गई थी जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। यह लड़की, वह बुदबुदाया, यह साधारण नहीं है। उसका सम्मान पहली बार उसके अहंकार पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जिद अभी बाकी थी। उसने फैसला किया कि अब अंतिम परीक्षा होगी, इस बार भिखारी बनकर नहीं, अरबपति राजेश शर्मा बनकर। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आया। राजेश को नहीं पता था कि प्रिया का एक राज था। प्रिया वास्तव में एक छोटे शहर से भागी हुई थी, जहां उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे, लेकिन एक दुर्घटना में सब खो चुके थे। वह मुंबई आई थी एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसके पास एक पुरानी डायरी है जिसमें उसके पिता के कुछ गुप्त रहस्य लिखे हैं। रहस्य जो अगर बाहर आए तो बड़े व्यापारियों की पोल खोल सकते हैं। राजेश की योजना में यह राज अनजाने में शामिल हो गया, क्योंकि वह बटुआ असली नहीं था, लेकिन उसमें एक पुराना नोट था जो प्रिया के पिता से जुड़ा था। प्रिया ने बटुआ लौटाया, लेकिन उस नोट को पहचान लिया और चुपके से रख लिया, सोचते हुए कि यह संयोग कैसे हो सकता है।
अगली सुबह प्रिया अपनी किताबों की दुकान पर बैठी पुरानी किताबों को संवार रही थी। उसकी उंगलियां चल रही थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। कल की घटनाएं उसके जहन में घूम रही थीं। वह बटुआ, वह बूढ़ा भिखारी और सबसे बढ़कर मां की बिगड़ती हालत। उसने अपनी सोने की बाली बेचने का फैसला पक्का कर लिया था। आज शाम में वह बाजार जाएगी। तभी सड़क पर चलते लोगों का ध्यान एक चीज ने खींचा। एक चमचमाती काली मर्सिडीज, ऐसी गाड़ी जो इस गली में कभी नहीं आती, सीधे आकर उसकी छोटी सी दुकान के सामने रुकी। प्रिया ने हैरानी से सिर उठाया। गाड़ी से एक सूट बूट वाला ड्राइवर उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। प्रिया की आंखें चौंधिया गईं। एक महंगा सूट पहने आदमी बाहर निकला, काले चश्मे लगाए हुए। वह सीधे प्रिया के पास आया। क्या आप प्रिया हैं? उसकी आवाज में अधिकार था। प्रिया ने घबराते हुए हां में सिर हिलाया। जी, मिस्टर राजेश शर्मा ने अपने ऑफिस में बुलाया है। प्रिया का दिल धड़क गया। राजेश शर्मा, ये नाम तो उसने सिर्फ टीवी और अखबारों में सुना था। शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति। लेकिन मुझे क्यों? क्या मैंने कोई गलती की? उसे लगा शायद कल वाले बटुए का मामला है। हो सकता है वह बटुआ उनका हो। वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। कृपया हमारे साथ चलिए। प्रिया डर और घबराहट के साथ 30 मिनट बाद वह एक ऐसी इमारत के सामने खड़ी थी जो शीशे और स्टील से बनी थी और आसमान को छू रही थी। शर्मा एंटरप्राइजेस। उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। वह एक ऐसे कमरे में दाखिल हुई जो उसके पूरे घर से भी बड़ा था। सामने एक विशाल मेज के पीछे एक चमड़े की कुर्सी पर वह शख्स बैठा था, राजेश शर्मा। प्रिया ने उन्हें देखा और एक पल को ठिठकी। यह आंखें, यह तेज भेदती हुई आंखें उसने कहीं देखी थीं, लेकिन कहां? बैठो। राजेश की आवाज गहरी और ठंडी थी। प्रिया सहम कर बैठ गई। राजेश ने कुछ देर उसे घूर कर देखा और फिर अपनी दराज से एक चेकबुक निकाली। मैं तुम्हें जानता हूं, राजेश ने कहा, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम मेरे बेटे विक्रम से मिलती हो। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम, उसका विक्रम, जो खुद को एक छोटी सी कंपनी का सेल्स मैनेजर बताता था, वह इस साम्राज्य का वारिस है। उसका सिर चकरा गया। उसे लगा जैसे विक्रम ने उसे धोखा दिया है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। राजेश ने एक खाली चेक प्रिया की तरफ सरकाया। मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां क्या चाहती हो। कल मंदिर की सीढ़ियों पर 50,000 लौटाकर तुमने बहुत अच्छा ड्रामा किया। तुमने सोचा होगा कि छोटी रकम ठुकराकर विक्रम के जरिए तुम मेरी पूरी जायदाद हड़प लोगी। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। यह अपमान था। यह रहा खाली चेक, राजेश शर्मा ने कहा। इसमें अपनी कीमत लिखो। 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़। जितनी रकम तुम्हें मेरे बेटे से दूर रहने के लिए चाहिए, भर लो। यह रकम लो और इसी वक्त मेरे बेटे की जिंदगी और इस शहर से गायब हो जाओ। ये प्रिया की जिंदगी की आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। एक तरफ वह प्यार था जिसने उसे धोखा दिया था। दूसरी तरफ इतनी दौलत थी जो उसकी मां की जिंदगी बचा सकती थी। राजेश शर्मा मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वह खरीद न सके। प्रिया के कानों में राजेश शर्मा के शब्द बिजली की तरह कौंध रहे थे। विक्रम का झूठ और अब यह अपमान। एक पल के लिए उसे लगा कि वह टूटकर वहीं गिर जाएगी। उसकी आंखों के सामने मां का पीला चेहरा और फिर विक्रम का हंसता हुआ चेहरा घूम गया। दोनों ने उसे ठगा था। एक ने अपनी पहचान छिपाकर, दूसरा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर। लेकिन फिर आंसुओं के उस धुंधलके में कुछ साफ हुआ। प्रिया ने अपनी नम आंखें उठाईं और राजेश शर्मा के चेहरे को घूर कर देखा। वह ठंडी बेरहम आंखें, वह अधिकार, वह आवाज। प्रिया ने धीरे से दोहराया। उसके दिमाग में बिजली कौंधी। 50,000? आपको कैसे पता कि मैंने 50,000 लौटाए? मैंने तो सिर्फ पुजारी जी को दिए थे। राजेश शर्मा एक पल को ठिठका। मेरे आदमी। प्रिया की आवाज कांपी, लेकिन इस बार डर से नहीं, एक कड़वी सच्चाई के एहसास से। वह आंखें, वही तेज चुभती हुई आंखें जो मुझे घूर रही थीं जब मैं आपको पानी दे रही थी, जब मैंने आपको अपनी शॉल ओढ़ाई थी। प्रिया अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका सारा डर उड़ गया। बाबा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह भिखारी, वह लाचार बूढ़ा, वह आप थे। राजेश शर्मा अपनी महंगी कुर्सी पर जम गया। उसका चेहरा, जो हमेशा सत्ता और घमंड से चमकता था, पहली बार पीला पड़ गया। उसका सबसे बड़ा दांव उलटा पड़ गया था। वह पकड़ा गया था। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब यह बेबसी के नहीं,
गुस्से और दया के थे। आप इतने नीचे गिर गए मिस्टर शर्मा? वह बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। एक अरबपति जिसने अपनी होने वाली बहू की परीक्षा लेने के लिए भिखारी का रूप धारण किया। उसने उस खाली चेक को उठाया। आप सोचते हैं आप इस कागज के टुकड़े से मेरी कीमत लगा सकते हैं, मेरी ईमानदारी खरीद सकते हैं? उसने सिसकते हुए कहा। मुझे पैसों की जरूरत है, इतनी कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। मेरी मां बिस्तर पर हैं, लेकिन आप जैसे अमीर लोग कभी नहीं समझेंगे कि हम गरीबों के पास जब पैसे नहीं होते तब भी हमारे पास कुछ होता है। उसे जमीर कहते हैं। राजेश का मुंह खुला का खुला रह गया। आप अरबपति होकर भी इतने कंगाल हैं कि आपको एक लड़की का प्यार परखने के लिए भेष बदलना पड़ा। आपको लगा मैं आपके पैसे पर मरती हूं। प्रिया ने उस खाली चेक को अपने हाथ में पकड़ा। आपकी दौलत ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि आपको रही बात विक्रम की। उसने पलटकर कहा। उसने मुझसे अपनी पहचान छिपाकर मेरा भरोसा तोड़ा है, लेकिन आपने तो आज साबित कर दिया कि वह अपने अमीर बाप से कहीं ज्यादा अमीर है, क्योंकि कम से कम उसका दिल अभी बिका नहीं है। प्रिया दरवाजा खोल ही रही थी कि दरवाजा खुद खुला। सामने विक्रम खड़ा था, हांफता हुआ। उसने अपने पिता के सेक्रेटरी से सुना था कि प्रिया को बुलाया गया है। उसने मेज पर फटे हुए चेक के टुकड़े देखे, प्रिया की आंखों में आंसू देखे और अपने पिता का झुका हुआ सिर देखा। वह सब समझ गया। प्रिया, वह उसकी तरफ बढ़ा। रुको प्लीज। प्रिया ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू और सवाल थे। क्यों रुकूं विक्रम? या तुम्हारा असली नाम जो भी हो, क्या यह सब एक मजाक था मेरे साथ, मेरी गरीबी के साथ? पहले तुमने झूठ बोला और फिर तुम्हारे पिता ने, उन्होंने मेरी इंसानियत की बोली लगा दी। विक्रम ने दर्द भरी नजरों से अपने पिता को देखा। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था प्रिया। मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं इन्हें जानता था। उसने अपने पिता राजेश शर्मा की ओर उंगली उठाई। मैं जानता था कि यह मेरी जिंदगी की हर खुशी को पैसे से तोलेंगे। मैं जानता था कि यह विश्वास नहीं करेंगे कि कोई इंसान सिर्फ इंसानियत के नाते प्यार कर सकता है। मैं तुम्हें इनके जहर से बचाना चाहता था। विक्रम की आवाज में गुस्सा और बेबसी थी। और आज इन्होंने वही किया जिसका मुझे डर था। इन्होंने तुम्हें नहीं पापा, इन्होंने आज मुझे नीचा दिखाया है। इन्होंने मेरे प्यार को नीलाम करने की कोशिश की। यहां एक नया ट्विस्ट आया। विक्रम को नहीं पता था कि प्रिया के पास वह पुराना नोट है जो उसके पिता के बटुए से निकला था। वह नोट प्रिया के पिता का था, जिसमें एक पुराना व्यापारिक रहस्य लिखा था। एक ऐसा रहस्य जो राजेश शर्मा के पुराने दुश्मन से जुड़ा था। प्रिया ने वह नोट निकाला और विक्रम को दिखाया। यह क्या है? यह मेरे पिता का है। तुम्हारे पिता के बटुए में कैसे आया? राजेश का चेहरा और पीला पड़ गया। यह रहस्य खुलने से उनकी कंपनी खतरे में पड़ सकती थी। राजेश शर्मा, जो अपनी कुर्सी पर बुत बने बैठे थे, अब तक का सबसे बड़ा झटका महसूस कर रहे थे। उनका अपना बेटा, उनकी सल्तनत का वारिस, आज एक गरीब लड़की के लिए उनके खिलाफ खड़ा था। उनकी आंखों के सामने वह दोपहर घूमने लगी। मंदिर की ठंडी सीढ़ी, प्रिया की वह फटी शॉल जो अब भी शायद उनकी अलमारी में छिपी थी, वह 50,000 जिन्हें ठुकराते वक्त प्रिया की आंखों में कोई लालच नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान था। और आज ये फटे हुए चेक के टुकड़े। राजेश शर्मा की जिंदगी का हर सौदा, हर जीत, हर अहंकार उन फटे हुए टुकड़ों के सामने बौना पड़ गया था। राजेश शर्मा धीरे से अपनी कुर्सी से उठे। उनके अरबों के साम्राज्य का घमंड आज चूर चूर हो चुका था। उनकी आवाज जो हमेशा हुक्म चलाती थी, आज पहली बार कांप रही थी। तुम सही कह रही हो बेटी, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में वह ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। मैं भिखारी बनकर तुम्हारी परीक्षा लेने गया था, लेकिन असलियत यह है कि मैं अपनी ही इंसानियत की परीक्षा में फेल हो गया। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। मैं अरबपति होकर भी कंगाल हूं। मेरी दौलत मुझे यह नहीं सिखा पाई कि जमीर क्या होता है। वह तुमने मुझे सिखाया जब तुमने मुझे अपनी वह फटी शॉल दी थी। उस दोपहर उस भिखारी को ठंड नहीं लग रही थी। ठंड तो मेरे दिल में जमी हुई थी, जो तुम्हारी नेकी ने पिघला दी। जब तुमने वह 50,000 लौटाए, तब मैंने जाना कि अमीरी पैसे में नहीं, नियत में होती है। राजेश ने विक्रम की तरफ देखा। और आज जब तुमने यह चेक फाड़ा, तुमने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी। फिर एक पल ऐसा आया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राजेश शर्मा ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अगर हो सके तो इस बूढ़े अंधे हो चुके बाप को माफ कर देना। विक्रम ने तुम्हें नहीं चुना है,
मैंने अपने बेटे के लिए तुम जैसी बहू को चुना है। प्रिया स्तब्ध खड़ी थी। ये सब क्या हो रहा था? लेकिन राजेश की आवाज भर आ गई। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। प्रिया ने उन दोनों की तरफ देखा। मेरी मां, वह सिर्फ इतना कह पाई। मेरी मां अकेली है, मुझे जाना होगा। वह किसी की नहीं रुकी। वह उस आलीशान ऑफिस से बाहर निकल गई, पीछे छोड़ गई एक टूटे हुए बेटे को और एक ऐसे अरबपति को जो आज अपनी जिंदगी में पहली बार हारा था और शायद पहली बार कुछ जीता भी था। प्रिया उस शीशे स्टील की इमारत से बाहर निकलकर नंगे पैर दौड़ती हुई अपनी बस्ती की तरफ भागी। उसका दिल हजारों टुकड़ों में बंटा हुआ था। विक्रम का झूठ, राजेश शर्मा का घिनौना खेल और सबसे बढ़कर उसकी मां की बिगड़ती हालत। वह हांफती हुई जब अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंची तो उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। अंदर 2 नर्सें थीं और एक मशहूर डॉक्टर, डॉक्टर सिंह, शहर की सबसे बड़ी हृदय रोग विशेषज्ञ, जो उसकी मां के सिरहाने खड़ी थीं। मां की सांसें उखड़ नहीं रही थीं। वे शांति से सो रही थीं और उनके हाथ में एक आईवी ड्रिप लगी थी। कमरे में दवाइयों की वह महक थी जो प्रिया आज तक खरीद नहीं पाई थी। ये सब क्या है? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। आपको किसने बुलाया? मेरे पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर सिंह मुस्कुराईं। चिंता मत कीजिए प्रिया जी, आपकी मां अब खतरे से बाहर हैं। उन्हें तुरंत देखभाल की जरूरत थी और आपके सारे बिल किसी ने चुका दिए हैं। उन्होंने हमें फौरन यहां भेजा। किसने? प्रिया ने हैरानी से पूछा। तभी उसकी झोपड़ी के संकरे दरवाजे पर 2 साए खड़े हुए, राजेश शर्मा और विक्रम। वे उस चमचमाती मर्सिडीज में नहीं आए थे। वे एक साधारण टैक्सी से आए थे और पैदल चलकर उस कीचड़ भरी गली से होते हुए उसके दरवाजे तक पहुंचे थे। राजेश के महंगे जूतों पर कीचड़ लगा था, लेकिन आज उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। प्रिया की आंखों में गुस्सा भर आया। ये क्या है? मेरी मां को खरीदकर आप मेरा जमीर खरीदना चाहते हैं? राजेश शर्मा ने सिर झुका लिया। वह अरबपति जो दुनिया को अपने इशारों पर नचाता था, आज एक गरीब लड़की की चौखट पर अपराधी की तरह खड़ा था। नहीं बेटी, उसकी आवाज में अधिकार नहीं, याचना थी। यह उस शॉल की कीमत है, यह उस पानी की बोतल की कीमत है, यह उन 2 रोटियों का कर्ज है जो तुमने उस भिखारी को दिया था। वह इतनी कीमती चीज थी कि मेरी सारी सल्तनत मिलकर भी उसका मोल नहीं चुका सकती। वह आगे बढ़े और प्रिया के सामने हाथ जोड़ दिए। उस दिन मंदिर में तुमने कहा था कि यह भगवान का इनाम नहीं, हमारी नियत की परीक्षा है। तुम तो अपनी परीक्षा में पास हो गई, लेकिन मैं हार गया। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने नहीं, तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं अपना सारा धन तुम्हारे कदमों में रख दूं, तब भी तुम्हारी ईमानदारी के आगे वह कम है। विक्रम ने अपनी आंखों में आंसू लिए प्रिया की तरफ देखा। प्रिया, मैंने सिर्फ एक सच छिपाया, लेकिन आज तुम्हारे उस सच ने मेरे पिता को वह आईना दिखा दिया जो मैं उन्हें कभी नहीं दिखा पाया। तुम सिर्फ मेरी मां का इलाज नहीं कर रही हो, तुम मेरे पिता का इलाज कर रही हो। प्लीज हमें माफ कर दो। प्रिया ने एक नजर अपनी सोती हुई मां को देखा, जिनकी सांसें अब स्थिर थीं। फिर उसने राजेश शर्मा के झुके हुए सिर और विक्रम की नम आंखों को देखा। उसका सारा गुस्सा पिघल गया। वह जानती थी कि यह नाटक नहीं है, यह एक टूटे हुए अहंकार का सच था। यह कर्म का चक्र था जो आज पूरा हुआ था। प्रिया ने धीरे से राजेश शर्मा का हाथ थामा जो जुड़े हुए थे। बाबा, उसने वही शब्द दोहराया जो उसने मंदिर की सीढ़ी पर कहा था। अंदर आइए, घर गंदा है, पर आपकी बेटी का ही है। राजेश शर्मा सिसक पड़े। उन्होंने अपनी गरीब होने वाली बहू की परीक्षा लेने के लिए भिखारी का रूप धारण किया था, लेकिन उस गरीब लड़की की इंसानियत ने उसे अपना सारा धन, अपना अहंकार, अपना घमंड और अपना दिल दे देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट आया। जैसे ही प्रिया ने राजेश को माफ किया, विक्रम के फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। तुम्हारा राज जमाई शिव मेरे पास है। वह पुराना नोट? अगर नहीं चाहते कि शर्मा एंटरप्राइजेस डूब जाए, विश्वमाओ 1 करोड़ दो। यह राजेश का पुराना दुश्मन था जो बटुए की योजना में शामिल था, लेकिन अब ब्लैकमेल कर रहा था। प्रिया का राज अब सबके लिए खतरा बन गया। उस रात पहली बार शर्मा एंटरप्राइजेस की शानदार इमारत में लाइटें जलती रहीं। आज शाम वहानास आती रहीं, लेकिन राजेश शर्मा की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी अलमारी से वह फटी हुई शॉल निकालकर बैठे थे, उसी शॉल को जो प्रिया ने एक भिखारी को ओढ़ाया था। वह उसे सूंघ रहे थे। उसमें गरीबी की महक नहीं थी, उबिशाम थी, उसमें इंसानियत की खुशबू थी। दूसरी तरफ प्रिया अपनी मां के पास बैठी थी।
मां की सांसें अब नियमित थीं। डॉक्टर सिंह ने कहा था कि अगले हफ्ते से वे चलने फिरने लगेंगी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। लेकिन अब वे खुशी के थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी नेकी एक दिन इतना बड़ा फल देगी। विक्रम बाहर खड़ा था। वह अंदर नहीं आया था। उसे डर था कि प्रिया उसे देखकर फिर गुस्सा हो जाएगी। लेकिन प्रिया ने दरवाजा खोला और बाहर आई। अंदर आओ विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज में ना गुस्सा था न दूरी। विक्रम ने सिर झुकाया। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने अपनी पहचान छिपाई। तुमने मुझे बचाया, प्रिया ने बीच में कहा। तुम जानते थे कि तुम्हारा पिता क्या करेंगे। तुम मुझे उस जहर से दूर रखना चाहते थे। तुमने गलत तरीका चुना, लेकिन तुम्हारा इरादा साफ था। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? प्रिया मुस्कुराई। मैंने पहले ही कर दिया। जिस दिन तुमने मुझे किताबों की दुकान पर पहली बार एक किताब दी थी, उसी दिन में वो पमाई। राजेश शर्मा अंदर आए। उनके हाथ में वह फटी शॉल थी। ये तुम्हारा है बेटी, उन्होंने कहा। मैंने इसे धोया नहीं। मैं चाहता हूं कि यह वैसा ही रहे जैसे तुमने मुझे दिया था। प्रिया ने शॉल ली। नहीं बाबा, अब यह आपका है। इसे रखिए। जब भी आपको लगे कि दौलत सब कुछ है। सुमा की, इसमें एक गरीब लड़की की इंसानियत है। राजेश शर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उस राज शर्मा एंटरप्राइजेस के ऑफिस में एक मीटिंग हुई, लेकिन यह कोई बोर्ड मीटिंग नहीं थी। राजेश शर्मा ने अपने सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया और कहा, आज से हमारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं होगा। हम गरीब बस्तियों में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाएंगे हर महीने, और इसका नाम होगा प्रिया फाउंडेशन। सब हैरान थे, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। अगले दिन सुबह प्रिया अपनी दुकान पर थी, लेकिन आज उसके पास किताबें नहीं थीं। उसके पास एक नया जीवन था। विक्रम उसके पास आया। चलोगी? कहां? वहां जहां हम पहली बार मिले थे, उन गोइछन थे, संगीत कार्यक्रम में। आज वहां तुम्हारी किताबें प्रदर्शित हैं। प्रिया हैरान थी। मेरी किताबें? हाँ, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम कहानियां लिखती हो। मैंने तुम्हारी डायरी देखी थी। मैंने उन्हें सबमिट कर दिया। प्रिया की आंखें चमक उठी। वह पहली बार हंसी पूरी आवाज से। और राजेश शर्मा उस दिन पहली बार अपने ऑफिस की बजाय प्रिया की झोपड़ी में चाय पीने आए। साधारण मिट्टी के कुल्हड़ में, बिना चीनी की। महीने का पहला हफ्ता था। जनवरी की सर्द हवाएं मुंबई की गलियों में घूम रही थीं। प्रिया की झोपड़ी अब वैसी नहीं रही थी। दीवारों पर नई पुताई थी। छत पर टिन की जगह पक्की शीट लगी थी, और दरवाजे पर एक छोटा सा नेम प्लेट चमक रहा था, प्रिया फाउंडेशन मेडिकल यूनिट। राजेश शर्मा ने वादा निभाया था। हर हफ्ते एक डॉक्टर आता, दवाइयां मुफ्त बांटता, और बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खुल गया था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव प्रिया की मां में था। वे अब बिस्तर से उठकर चलती फिरती थी। उनकी आंखों में वह डर नहीं था जो सालों से चिपका हुआ था। प्रिया सुबह सुबह किताबों की दुकान पर नहीं जाती थी। अब उसकी दुकान एक स्टोरी टेलिंग कैफे बन चुकी थी, टेल्स ऑफ होप। उसकी कहानियां बिकती थीं, और हर बिक्री का आधा पैसा फाउंडेशन में जाता था। विक्रम रोज आता, लेकिन अब वह कोई सेल्स मैनेजर नहीं था। वह फाउंडेशन का कोऑर्डिनेटर था। राजेश शर्मा ने उसे ऑफिस से हटा दिया था। पहले इंसान बनो, फिर बिजनेसमैन, उन्होंने कहा था। एक सुबह प्रिया कैफे में अपनी नई कहानी लिख रही थी। उसमें एक बूढ़ा भिखारी था जिसके कंधे पर फटी शॉल थी, और सामने एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में पानी की बोतल थी। बैकग्राउंड में मंदिर की सीढ़ियां थीं। कहानी का नाम था परीक्षा। तभी दरवाजा खुला। राजेश शर्मा अंदर आए। उनके हाथ में एक फाइल थी। बेटी, बेटी, उन्होंने कहा, यह लो तुम्हारी मां का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड। अब उन्हें कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी। वे पूरी तरह ठीक हैं। प्रिया ने फाइल ली। उसकी आंखें नम हो गईं। बाबा, आपने बहुत कुछ कर दिया। नहीं, राजेश ने सिर झुकाया। मैंने सिर्फ कर्ज चुकाया है। वह शॉल आज भी मेरी तिजोरी में है। मैंने उसे फ्रेम करवाया है। हर सुबह उसे देखता हूं। वह मेरी सबसे कीमती संपत्ति है। विक्रम बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक रिंग बॉक्स था। वह अंदर आया। प्रिया, उसने घुटनों पर बैठते हुए कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने अपनी पहचान छिपाई थी, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक साधारण चांदी की अंगूठी थी, हीरे की नहीं। यह मेरी मां की थी, उसने कहा। उन्होंने मुझे दी थी।
कहा था कि जिस लड़की को दूं वह दिल की अमीर हो। मैंने तुम्हें चुना है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अंगूठी ली। हाँ पवा, उसने कहा, लेकिन एक शर्त पर। शादी में कोई शान शौकत नहीं, बस बस्ती के बच्चे, माँ और तुम। राजेश शर्मा हंस पड़े। पहली बार शादी का दिन आया। कोई 5 सितारा होटल नहीं, बस्ती के मैदान में एक साधारण मंडप था। फूल प्रिया ने खुद सजाए थे। माँ व्हील चेयर पर नहीं, अपने पैरों पर खड़ी थी। राजेश शर्मा ने खुद प्रिया का कन्यादान किया। उनके हाथ कांप रहे थे। विक्रम ने मंत्र पढ़े। प्रिया ने सिंदूर लगाया और जब फेरे हुए तो बस्ती के बच्चे तालियां बजा रहे थे। कोई बैंड नहीं था, सिर्फ एक ढोलक और बच्चों की हंसी। शादी के बाद राजेश शर्मा ने एक घोषणा की। शर्मा एंटरप्राइजेस अब सिर्फ बिजनेस नहीं करेगा। हम हर साल 100 गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे और इसका नाम होगा होप मेमोरियल स्कॉलरशिप। सब चुप हो गए। प्रिया की आंखों में आंसू थे। रात को जब सब सो गए, प्रिया और विक्रम छत पर बैठे थे। तुमने कभी नहीं सोचा था ना, विक्रम ने कहा, कि एक भिखारी बनकर आए आदमी को तुम बाबा कहोगी। प्रिया हंसी। और तुमने कभी नहीं सोचा था कि एक किताबों वाली लड़की तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। राजेश शर्मा अपनी कार में बैठे थे। ड्राइवर ने पूछा, सर घर चलें? नहीं, उन्होंने कहा, मंदिर चलो। वह मंदिर की सीढ़ियों पर गए, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। उन्होंने जेब से वह फटी शॉल निकाली, उसे सीढ़ी पर रखा और चुपचाप प्रार्थना की। भगवान, उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर पैसे कमाए, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मैंने कुछ दिया भी है। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, अरबपति राजेश शर्मा ने छोड़ा सीईओ का पद, बॉस बेटे विक्रम को सौंपा साम्राज्य, अब करेंगे सामाजिक कार्य। लेकिन असली खबर अखबार में नहीं थी, वह बस्ती की गलियों में थी। जहां बच्चे स्कूल जा रहे थे, जहां माएं दवा ले रही थीं, जहां एक लड़की की ईमानदारी ने एक साम्राज्य को इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। और वह ब्लैकमेलर, प्रिया के राज ने उसे पकड़वाया। क्योंकि उस नोट में सबूत था। कहते हैं इंसान की परख 2 सूरतों में होती है, लेकिन कभी कभी एक सच्ची इंसानियत पूरी दुनिया की परख बदल देती है। प्रिया की कहानी खत्म नहीं हुई, वह तो बस शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।